नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मेरे साथ मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। जी हां, डीएमके ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इस बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर बहस का मुद्दा एक बना दिया है। डीएमके के ही सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर भारत के राज्यों को गौमूत्र राज्य बताया था, में भाजपा की जीत हुई थी। इस बीच उत्तर भारतीयों को लेकर डीएमके के एक और नेता यानी दयानिधि मारन के भी बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मारन ने हिंदी पट्टी के राज्यों यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान देकर राजनीतिक बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं, वहां सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। मारन ने इसका उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि यह हिंदी सीखने के परिणामों को दर्शाता है। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन की हिदायत के बाद भी इस तरीके के बयान आने से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भाषाई मुद्दा एक बार फिर गर्म हो सकता है। ऐसे बयान देने से पहले शायद ये नेता भूल जाते हैं कि राष्ट्रभाषा ना सही हिंदी हमारी राजभाषा है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी प्रमुख भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस भाषा से हमारे देश की एक पट्टी ही नहीं, संस्कृति का भी जुड़ाव है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक बोलचाल के लिए ही इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं है। यह भाषा उत्तर भारतीयों के लिए उनकी भावना है, अनेक लेखकों और कवियों की रोजी रोटी है। ऐसे में एक भाषा को लेकर इतना बड़ा और विवादित बयान देना एक सांसद को शोभा नहीं देता। यह पहली बार नहीं है कि जब हिंदी भाषी क्षेत्रों को दक्षिण में निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी नेताओं के ऐसे विवादित बयान आते रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह बयान सिर्फ भाषा के लिए दिया गया है या हिंदुत्व पर भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्या इस बार संसद के खिलाफ इस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या इसे भी चंद चर्चाओं के बाद नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। द्रमुक सांसद की इस विवादित टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल है। படிச்சிட்டு நல்ல ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாரு எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க हिंदी படிச்சாங்க। क्लिप में मारन अंग्रेजी और हिंदी सीखने वाले लोगों की तुलना करते सुने जा सकते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस क्लिप को शेयर करते हुए इंडिया ब्लॉक में शामिल यूपी और बिहार की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में इंडिया ब्लॉक पर देश के लोगों को जाति, भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की आपत्तिजनक टिप्पणी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को भी इससे जोड़ते हुए मुद्दे को गर्म कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इसी मुद्दे पर बिहार बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि डीएमके और इंडिया ब्लॉक को हिंदी भाषी लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है। बता दें, डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल भी है जिसमें जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ये तीनों विपक्षी गठबंधन दल बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल हैं। अब डीएमके नेता दयानिधि मारन ने इस तरह का ताजा बयान देकर उत्तर दक्षिण बहस के मुद्दे को फिर हवा देने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान तमाम जो हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आ जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर हमारे मेहमानों का। अनिल गर्ग जी यहां पर राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद। अजय अंजाम जी हिंदी कवि हैं, हिंदी भाषा के एक्सपर्ट हैं, आपका धन्यवाद। आपसे काफी कुछ सीखना है, जानना है। आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और विजय कौशिक जी कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आखिर हिंदी भाषा को निशाना बनाना कहां तक जायज था? और हिंदी भाषा को निशाना ही बनाना था तो इतना घटिया गलत बयान आखिर दिया गया तो क्यों दिया गया? विजय कौशिक जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप उस अलायंस में, INDI अलायंस में आप भी मेंबर हैं और आप भी जानते हैं कि किस तरीके के बयान DMK के द्वारा आए दिन दिए जाते हैं। लेकिन यह बात आज उन मजदूरों की है, उन लोगों की है जो अगर हिंदी बोलते हैं तो क्या हुआ, अगर वो साफ सफाई करते हैं तो क्या हुआ? क्या आप उनका अपमान करना चाहते हैं? क्या वो आपका अलायंस उसका अपमान करना चाहती है उन लोगों का? क्या उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? अरे वो लोग तो साफ सफाई करते हैं, गंदगी तो हम जैसे लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन उनका अपमान केवल हिंदी से जोड़ के कर देना कि भाई या तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते या हिंदी बोलते हैं, तो क्या पाप करते हैं क्या हिंदी बोल के? विजय कौशिक जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, उनके बयान पर क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? विजय कौशिक जी। जी ठीक है, आपकी फिर से जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। शिवम भाई, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत सही मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है और हम ये मानते हैं कि हिंदी कौन बोलता है या संस्कृत कौन बोलता है, वह इस देश का हिंदू है जो हिंदी या संस्कृत इनको जीवित रखे हुए है देश में। और जो हमारी भाषाओं का अपमान कर रहा है, अगर हम उनकी मातृभाषा के बारे में कोई भी बात कहेंगे तो वो लोग संगठित होकर सड़कों पर उतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों की कमी है वो ये है कि हम विरोध नहीं करते, हम किसी भी अन्याय को या किसी भी बदजुबानी को बर्दाश्त कर लेते हैं। और निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देती, हिंदी भाषा में काम होने लगते सारे सरकारी काम, और हिंदी भाषी लोगों को नौकरियों में तरजीह दी जाती, तो जो DMK का नेता बोल रहा है ना कि जी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अच्छी नौकरियां मिलती हैं, हिंदी पढ़े लिखों को जो है छोटे छोटे घटिया काम करने पड़ते हैं। वाकई मैं दावा करता हूं हरियाणा के अंदर मैं अगर अपना केस हिंदी में लड़ना चाहूं तो वो संभव नहीं है। तो जब तक कोर्टों में, जब तक सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता, इस तरह के अपमान हमें सहने पड़ सकते हैं। पर विजय कौशिक जी, इस तरीके के अपमान सहने पड़ सकते हैं, ये तो कोई मजबूरी नहीं हुई ना। मैं फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं कि आपकी अलायंस है उनके साथ, उनको मना भी अगर किया जाए, बार बार इस तरीके के बयान अगर दिए जा रहे हैं, तो आपका अलायंस उनके साथ क्यों है? अब तो आप भी एक उनको मैसेज दे सकते हैं ना कि भाई आप बार बार अगर आप कभी हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आया, आप हिंदी भाषा के खिलाफ चले जाएंगे, फिर आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का, वहां पर भी आपका अलायंस है, RJD JDU की बात की जाए, वहां के लोगों को भी उन्होंने नाराज कर दिया है, उनका मजाक बना दिया है। कब तक चलेगा वहां पर अंत कब तक लगेगा? आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हिंदी की प्रॉब्लम आपकी अपने उस बात में रखी, लेकिन आप टॉयलेट साफ करने से उसको जोड़ देंगे क्या? वो तो गलत है। शिवम भाई, अगर इस देश का संविधान हमें इजाजत देता तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे व्यक्ति को गोली मार देते, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से चलना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। भाई जिस व्यक्ति के बयान से देश के करोड़ों लोगों का दिल दुखे, और हो सकता है कि कोई कितने लोग इतने निराश हो जाएं हिंदी बोलने वाले कि भाई हमें अंग्रेजी आती नहीं, हम जी कर क्या करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो कई सौ लोगों की मौतों का जिम्मेवार भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति को जीने का क्या हक है जो दूसरों की मान मर्यादा का, सम्मान का ख्याल ही ना करे? लेकिन हम देश के संविधान के मुताबिक चलते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हम लेकिन दिल की बात आपने, विजय जी, आपने दिल की बात अपनी कह दी, आपने दिल की बात कह दी कि भाई ऐसे लोगों को सजा देने का। बात तो सुनिए, गठबंधन की बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अभी तो गठबंधन पूरी तरह फाइनल ही नहीं हुआ,
जिस दिन सीट शेयरिंग और दूसरे मुद्दे फाइनल हो जाएं, उस दिन समझना कि भाई हम डीएमके को कुछ कह सकते हैं। अभी तो सब आजाद घूम रहे हैं, जो मर्जी कह रहा है। अगर ऐसा ना होता तो क्या अखिलेश यादव हमारे नेताओं को चिरकुट कह पाते? तो आप ये देखिए ना, अभी सब आजाद है। ठीक है विजय कौशिक जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए उस दिन कहना। तो अभी एक मैसेज आपके तरफ से, दो मैसेज एक आ रहे हैं। पहला तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो ऐसे आदमी को तो हम गोली मार देते, जो कि आपने कहा कि संविधान अगर संविधान इसकी अनुमति देता। बिल्कुल ठीक है, कुछ आपकी मिसकोट हम यहां कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा, अभी तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, अब लेकिन फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग्स तो लगातार जारी है। वापस मुद्दे पर आता हूं अजय शुक्ला जी, आपसे मैं अजय अंजाम जी, आपसे मैं अगर ये पूछूं, ये पूरा जो मुद्दा है, आप हिंदी का अपमान किया जाता है, हिंदी को हीन भावना से दिखाने की दक्षिण भारत में कोशिश की जाती है। आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, हिंदी क्या है, वहां की भाषा क्या है, हमारा मेल कितना पुराना है। जब धर्म एक है और भाषा का भेद बता के ये बांटने की राजनीति करी जा रही है, कब तक इसको आग देती जाए, कब तक इसमें आग में घी डलता जाएगा? इस पर रोक कहां से लगेगी? और ऐसे लोगों को बढ़ावा भी मिलता जा रहा है, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हाँ, फिर से अजय जी की आवाज। ठीक है अजय जी, आपकी आवाज शायद यहां पर म्यूट हो सकती है, आप तब तक उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आपकी आवाज शायद आने लगी है। एक आप अगर स्टेटमेंट अगर बोले तो शायद समझ में आए। अभी शायद मेरी आवाज बिल्कुल बोलिए कब तक है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाषा के लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई तनाव या खिंचाव नहीं है। समस्या राजनीति की है, सियासत की है। हिंदी तो ऐसी वैज्ञानिक भाषा है साहब। हमारे जब हम डिग्री कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे विभागाध्यक्ष बताया करते थे कि अगर हिंदी के शब्दों के आप पीतल के शब्द बनाए और उसमें से फूंक मारे तो जौन शब्द होगा, जैसे का होगा, उसमें आप फूंक मारे तो का निकलेगा, खा में से खा निकलेगा। इतनी वैज्ञानिक भाषा। अब तो तय होगा कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सूटेबल भाषा है। तो ऐसे में भाषा को लेकर के कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इन राजनेताओं को किसी ना किसी मुद्दे पे भारत को बांटना है। और अक्सर देखने में आता है कि इस तरह के मुद्दे दिखाई पड़ते रहते हैं। आपने एक कवि की हैसियत से मुझसे बात की, मैंने 4 पंक्तियां अभी लिखी हैं। जब इन्होंने उत्तर भारतीयों को और बिहारियों को और हिंदी भाषियों को इस तरीके से निशाने पर लिया, तो पहले अपने नोट पर चार मिसरे से सुन लीजिए। मुक्त कर दिया जाएगा मारन तुमको हर भार से, मुक्त कर दिया जाएगा मारन तुमको हर भार से। बोल रहा हूं अभी मान लो बात हमारी प्यार से, वरना वंचित हो जाओगे सत्ता के अधिकार से। हरगिज पंगा मत लेना तुम यूपी और बिहार से। ठीक है, अगले टर्न पे मैं और भी बातें आपसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अन्य लोगों को सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अनिल गर्ग जी, आपसे मैं सवाल ये पूछ लेता हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते क्या मजबूरी है? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे यहां बिल्कुल साथ हैं, वो विवाद भी बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सपा भी हमारे से खुल के अगर हमारा विरोध कर लेती है तो कुछ मजबूरियां, अभी बिल्कुल सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके के बयान, इतना नीचे गिर जाना, क्या उनकी सीट्स ज्यादा हैं, ये एक मजबूरी है कि अभी तक विरोध नहीं किया जा रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं का विरोध करना, फिर यूपी बिहार के लोगों का विरोध करना, भाई चुनाव तो उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह लड़ना है आपको। शिवम जी, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये निश्चित रूप से विभाजनकारी स्टेटमेंट है। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपने यहाँ, जिस संविधान की बात विजय कौशिक जी कह रहे थे, ये उसके खिलाफ है। दूसरी बात, ये हिंदी और हिंदुत्व का विरोध कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये हर किस्त में धीरे धीरे जारी होता रहता है। ये सिर्फ कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका विरोध करने वालों को कितना सहन शक्ति है, उसको नापा जा रहा है। और अलायंस पार्टी की बात आप कर रहे थे, अभी मैं विजय कौशिक जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि संविधान इजाजत देता तो कांग्रेस की तरफ से हम उसको गोली मार देते। लेकिन आप मुझे बताओ, संविधान में इजाजत क्यों नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? जब संविधान बन रहा था, संविधान ड्राफ्ट कमेटी में था, वहां पे बात आई थी ना कि राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल ये एक आप अंबेडकर को इसका दोषी बता रहे हैं।
विजय कौशिक नहीं, जी, मैं आपकी अनिल बात गर्ग कर जी, रहा हूं। आप भीमराव अंबेडकर को मूर्ख मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 विजय जी ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। बिल्कुल अनिल जी को उनकी बात पूरी करनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में वो शब्द ना जोड़िए। बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं, उनकी बात पूरी होने दीजिए, कोई ऐसी टिप्पणी ना हम कर दें। से करा लीजिए। नहीं ठीक है, नहीं नहीं, उनकी बात आने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मौका मिलेगा, आप वो शब्द मत जोड़िए। बिल्कुल आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए अनिल जी। विजय कौशिक जी, 1953 में बाबा साहब ने स्वयं कहा था अगर उनको मौका मिले तो वो सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो इस संविधान को जला देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। समस्या है, समस्या को जानेंगे तो उसका समाधान जानेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रभाषा अभियान के नाम से एक जन जागरण चल रहा है, उसमें भी ये बात चल रही है सभी लोअर कोर्ट्स में, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में एक स्थानीय भाषा, एक हिंदी भाषा जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, समझे जाने वाली भाषा हिंदी ही है। वो लेकिन जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझकर वो हिंदी का विरोध करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग दिखाने के लिए। पेरियारवादी बनने के चक्कर में वो हिंदुत्व को गाली तक देते हैं वो। और लेकिन हिंदी बेल्ट में जो नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, वो दल क्या कर रहे हैं? वो किस मजबूरी में उसका विरोध नहीं कर पाते? सवाल यहाँ है। आपके लिए गौ माता है, वो कहते हैं गोमंतर राज्य है। आपके लिए हिंदू और भगवान राम सर्वोपरि है, वो कहते हैं ये तो छूत को बढ़ावा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनको क्यों शांत सूख गया? ठीक है ठीक है, ये एक बयान मैं आलोक वत्स जी से यहां पर ले लेता हूं। आलोक वत्स जी, देखिए आपकी पार्टी है सेंटर में, अगर आपका कंट्रोल वहां पर है, इस तरीके की जब बयानबाजी दी जाती है तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसमें हिंदुत्व का पूरा, अगर हिंदुत्व की बात की जाए पहले तो उसका अपमान, उसको भी गैर कानूनी बनाया जाए? ऐसा कुछ किया जाए कि भाई हिंदी भाषा का इस तरीके से मजाक बनाना, गरीबों का मजाक बनाना, मजदूरों का मजाक बनाना, वो भी किसी मंच पे हिंदी भाषियों का मजाक बनाना, इस पर कोई एक्शन लिया जा सके, कुछ ऐसा किया जा सके? और कितना विरोध करते हैं जो भाषण दिया गया उनकी तरफ से उसका? आलोक जी। देखिए शिवम जी, दक्षिण की राजनीति शुरू से एंटी हिंदी, एंटी हिंदुइज्म पर ही टिकी हुई है। इनके जितने भी पुराने नेता हैं, करुणानिधि हो, पेरियार हो, और भी जितने भी नेता थे, सबने इसी स्टैंड को बरकरार रखा और इस पर ही उन्होंने ये राजनीति करके वहां के लोगों को सिर्फ भोजन पानी पर देकर और उनको उसी पर टिका के रखा। आज जब इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में ये किसी भी तरीके से सक्षम नहीं हो रहे हैं, तब ये इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करके चाहते हैं कि हिंदू विभाजित हो, और हिंदू विभाजित होंगे तो शायद इनकी दाल गल जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोग हिंदी सीख के सड़कें साफ करते हैं और शौचालय साफ करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं। निधि महाराज जी को मैं बता देना चाहता हूं कि 37% IAS IPS जिलाधिकारी और SSP बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं जो इनके यहाँ कार्यरत है, जो इनके यहाँ विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर कार्यरत है। तो उनके बारे में इनका क्या कहना है? उनको भी तो हिंदी आती है, लेकिन वो इतने ऊंचे पदों पर कार्यरत है, DM है, SSP है, ASP है, IT क्षेत्र में है, IRS है, इंडियन रेलवे सर्विस में है। कुल की संख्या 47% है सरकारी पदों पर, जो उच्च पदों पर। जी जी ठीक है, उस पर इनका क्या कहना है? ठीक है विजय कौशिक जी, अब आपका मौका, आप जवाब दे सकते हैं। 2-3 सवाल आपसे पूछे गए और यह भी कहा गया कि अगर संविधान की बात की जाए उसमें भी आप ये करें, लेकिन आप ये भी तो देखिए ये मुद्दा खाली हिंदी का भी नहीं है, इसमें यूपी बिहार को भी जोड़ दिया जाए। रेवंत रेड्डी का भी एक DNA वाला बयान था जो कि भी खिलाफ जाता था।
बिहारी डीएनए और तेलंगाना डीएनए, उस पर भी तो कांग्रेस का स्टैंड साफ होना चाहिए ना। उसके बाद अगर आपकी पार्टी जब कहती है, फिर डीएमके की कह रही है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं भाई? दोनों, उनका बयान उतना गलत तरीके से फिर भी नहीं था, उतना गलत फिर भी नहीं था, ये तो कुछ हद पार हो गई। अभी आप फिर ये कहेंगे कि भाई अलायंस अभी बना नहीं है प्रॉपरली। बोलिए। नहीं शिवम भाई, वो तो स्पष्ट है कि अलायंस अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे के बाद आप देखिएगा कि भाई कुछ स्थिति क्लियर होगी। रही बात बयानों की, तो हम मोदी सरकार से कई बार कह चुके हैं कि भाई इस देश में किसी को भी किसी के धर्म का, किसी जाति का या किसी क्षेत्र का अपमान करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन चूंकि इस आधार पर खुद बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं और दूसरों का अपमान करने से नहीं चूकते, इसलिए 9 साल में अभी तक बीजेपी इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं लेकर आ पाई, जबकि विरोधियों को कुचलने के लिए जितने भी अनैतिक प्रावधान हैं उन्हें लाने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। तो ये सरकार की कमी है कि इनके राज में 9.5 वर्षों के अंदर हिंदू और हिंदुत्व का बार बार अपमान हो रहा है, कोई कुछ भी कह जाता है। तो भाई राम मंदिर निर्माण अच्छी बात है, लेकिन राम के भक्तों का, राम के धर्म का, राम की नीतियों का अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त प्रावधान कानूनी होने चाहिए, जिससे कि इस देश में, इस देश के मूल निवासी हिंदू के धर्म और उसकी आस्थाओं पर, उनके अच्छे विचारों पर कोई कुठाराघात करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन मोदी सरकार की सारी नीतियां दोगली नीतियां हैं, दोहरी नीतियां हैं, जिनके चलते वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली स्थिति है। राम के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन राम के भक्तों को बेसहारा छोड़ देती है, गरीबी में मरने के लिए, भुखमरी में मरने के लिए। इसी का फायदा उठाकर स्टालिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो हिंदू है या हिंदी भाषी लोग हैं वो केवल शौचालय साफ करते हैं या निर्माण कार्य से मजदूरी वर्ग से जुड़े हुए हैं। नहीं तो विजय कौशिक जी, कहीं सरकार को इस मामले में ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन अब इस तरीके के बयान आ चुके हैं, आप उस बयान से सहमत भी नहीं है, आप उसका समर्थन भी नहीं करते, आप कहते कानून में प्रावधान होता तो हम गोली भी मारते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या आपको लगता है इस तरीके से अगर उनकी प्रतिक्रिया रही तो आपका अलायंस आगे बढ़ेगा? ये तो एक हिंदी भाषा का मजाक बनाना, यूपी बिहार का मजाक बनाना एक चीज है, गौमूत्र राज्य कहना, उसके बाद सनातन को बीमारी बताना, उसको खत्म कर देना, ये तो आपके लिए भी एक सेटबैक हो जाएगा अगर आप उनका समर्थन करेंगे। भाई, जब गठबंधन फाइनल होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय होता है। विजय कौशिक जी, गठबंधन तो आपका फाइनल है, आपका सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। INDA अलायंस तो बन चुका है, आप उससे मुकर रहे हैं? नहीं। शिवम भाई, जब तक इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल नहीं होता कि भी कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर अपनी क्या पक्ष रखेंगी, तब तक ये गठबंधन फाइनल नहीं माना जाता। तो आप कह रहे हैं अभी तक ये फाइनल गठबंधन ही नहीं है? चुनाव इतने पास आ गए, अभी बिल्कुल फाइनल नहीं। बैठकें हुई हैं, ठीक है। हाँ शिवम भाई, मैं आपके साथ 10 बैठकें करूं, अच्छा ठीक, जब तक हमारा कोई MOU साइन ना हो जाए, ठीक है, तब तक कोई बिजनेस का कोई वो माना जाता है कि गठबंधन? ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बात यहां पर ये है कि अभी तक गठबंधन का MOU नहीं हुआ तो फाइनल। अनिल गर्ग जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि पार्टी का भी जो जितनी तमाम पार्टी को MOU नहीं हुआ, INDA गठबंधन अभी फाइनल नहीं हो पाया, क्या इस बात से सहमत हैं? अनिल गर्ग जी। जी, तो उजागर कर दिया। इंडिया अलायंस जो है वो जो बार बार इंडिया अलायंस के बड़े नेता कहते हैं कि इंडिया अलायंस बड़ा एकजुट है, एक साथ चलेगा, कोई हालत टूटेगा नहीं और हर हाल में मोदी सरकार को हटा देगा। विजय कौशिक जी ने बता दिया अभी तक उसका कोई फॉर्मूला ठीक से सेट हुआ नहीं है। तो कम से कम विजय कौशिक जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, इन्होंने सच बोला। दूसरी बात, अभी तो हम बात कर रहे हैं इंडी गठबंधन में जो अलायंस के पार्टी के लोग हैं वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन रविंद्र रेड्डी अगर बोलते हैं कि बिहार का डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेटर है, वो तो कांग्रेस के ही है ना, उसमें वे क्या कर रहे हैं, उसको भी गोली मारेंगे क्या? शीला दीक्षित जी 3 बार लगातार जीती दिल्ली से, उन्होंने भी बोला था कि दिल्ली में जितनी समस्याएं सारे यूपी और बिहार के लोग जो आके भर जाते उसके कारण है। उसका क्या किया इन्होंने? उस स्टेटमेंट का खंडन किया, निजी बताया या उसका विरोध किया? देखिए, ये बात पक्की है कि यूपी बिहार में जिसकी सरकार नहीं होती तो वो पार्टी के लोग आके यूपी बिहार के लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं।
उनकी जनसंख्या के कारण बोलते हैं, उनके क्या बोलते हैं, गरीबी के कारण बोलते हैं, या उनकी जाति का कारण बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। और उसका विरोध कोई पार्टी नहीं करती। करना चाहिए लेकिन नहीं करती। अभी जो आप ताजा बता रहे हैं, अभी तो मैंने कांग्रेस के बताया कि कांग्रेस के लोगों ने बार बार यूपी बिहार के लोगों को अपमान किया, उसमें ही कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, अजय अंजाम जी, आपसे मैं अगर ये टिप्पणी लूं, इस तरीके का अपमान का पूरे हिंदी जगत पर, जितने भी हिंदी से उनकी रोजी रोटी चलती है, जो कमाते हैं उससे खाते हैं, और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि इस तरीके के मैसेज जब आ जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई हमारी भाषा में कोई कमी तो नहीं है। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? पहले सभी हिंदी बोलने वालों को, हिंदी सीखने वालों को। अजय शुक्ला। और अविभाज्य भारत की परिकल्पना चल रही है। पूरा विश्व इस समय भारत को एक उदित होती शक्ति के रूप में देखना चाह रहा है। ऐसे में मैं अनिल गर्ग जी की बात से सहमत हूं कि ये राजनेता लोग भारत को खंडित करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए तमाम तर्क लेकर के आते हैं। इनको ये मालूम ही नहीं है इन्होंने एक तीर से कितने लोगों का अपमान किया। संडास साफ करने वाले, गंदगी साफ करने वाले, इनका अपमान कर दिया। इनको पता ही नहीं है कि ये जो गंदगी साफ करने वाली बिरादरी का निर्माण हुआ था, इस कौम का जो निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था? चाहे मुगलिया सल्तनत रही हो, ब्रिटेन सल्तनत रही हो, अंग्रेजों का हम पर शासन रहा हो, जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित करने से इनकार कर दिया, उनको चुनौती के साथ ये कहा गया था कि अगर आपने अपना धर्म नहीं बदला तो आपसे ये गंदा काम कराया जाएगा। उन लोगों ने वो कार्य करना स्वीकार किया, लेकिन अपना सनातन नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों का पूरे भारत के लेवल पे सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान होना चाहिए। गंदगी साफ करना कौन सी बुरी बात है? माँ अपने बेटे की गंदगी साफ करती है, हमारे जो बच्चे हैं हमसे जो छोटे हैं, हमारी गोदी में गंदगी करते हैं, हम उसको साफ कर देते हैं। तो ये कौन सा तरीका हुआ कहने का कि संडास साफ करना कोई बुरी बात है? ये महान कार्य महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में ये कार्य अपने हाथ से करके, और बल्कि कस्तूरबा से भी ये काम करा करके इस बात की स्थापना की थी कि ये कोई बुरा कार्य नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यूपी और बिहारियों पर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है मारन साहब अपना सेंटेंस अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाए। बात उन्होंने बिल्कुल सही करी है। उत्तर भारत से जब भी कोई व्यक्ति निकलता है दक्षिण भारत की ओर, तो वो बिल्कुल गंदगी साफ करके वापस लौटता है। अयोध्या के उस राजघराने से 2 बेटे निकले थे अपने घर की अस्मिता के साथ, और दक्षिण भारत की जितनी गंदगी थी, चाहे वो विराट हो, मारीच हो, सुबाहु हो, ताड़का हो, रावण हो, मेघनाथ हो, पूरी गंदगी साफ करके वापस उत्तर भारत और अयोध्या आए थे। और ऐसे नहीं, पूरे दावे के साथ, निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रणकीन, सकल ऋषिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ऐसा गंदगी साफ करने वाला यूपी से जाता है, वापस आता है तो दक्षिण भारत की पूरी गंदगी साफ होती है। ऐसे भी नहीं, जब दक्षिण भारत का ही जटायु उनकी गोदी में लेटता है तो पूरे डंके की चोट पर कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कि जाना, अगर तुम्हारी मृत्यु होने वाली हो सकता है स्वर्गलोक में तुमको दशरथ जी मिले, मेरे पिताजी, उनको बताना मत कि सीता का हरण हुआ है। बिल्कुल। ये अयोध्यावासी राम कहना चाहता है कि सीता हरण पितासन तात कहे उजड़ जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। बिल्कुल। उत्तर भारतीय जहां भी जाते हैं अपने धर्म की, अपने सनातन की ध्वजा फहराकर वापस और बिल्कुल वो, और बांटने की आवश्यकता ही क्यों? विजय कौशिक जी, कुछ अगर मैं चन्नी जी का बयान यहां पर देखूं, अनिल गर्ग जी आप पर आऊंगा, समय का अभाव है, विजय कौशिक जी को भी मौका यहां पर दे रहे हैं कि उनका भी एक बयान था कि भाई प्रियंका गांधी जी को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये पंजाब की बहू है, यूपी बिहार वालों के लिए उन्होंने कुछ कह दिया, तब भी तो वो यूपी बिहार वाला मामला तब भी तो उठा था। ऐसे बयान आना, फिर रेवंत रेड्डी की तरफ से आना, और फिर हिंदुओं के जो तमाम मामले हैं उन पर भी कई बार आरोप लगता है कांग्रेस पर, इन पर तो जवाब दीजिए। अगर आप डीएमके की बात का समर्थन नहीं करते, कांग्रेस के अंदर से अगर आता है, सुनिए, कांग्रेस पार्टी जातिवाद में भरोसा नहीं रखती, हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं। देश की कास्ट सेंसस क्यों? तो कास्ट सेंसस का मुद्दा आप ही तो उठाते हैं। तो कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना तो आपकी तरफ से ही था ना सर? नहीं था? सुनिए ना, वो जातीय जनगणना को उठाने का मुद्दा ये था कि समाज के जिस तबके को सही मायने में आज तक एक पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा सरकारी सुविधाओं समय का अभाव, कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात
आपकी बात ले ली, सभी की बात ले ली, समय का अभाव था। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सभी को करना चाहूंगा। अनिल गर्ग जी, मौका थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, बहुत समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। अनिल गर्ग जी आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ पर। अजय अंजाम जी आपका धन्यवाद, आलोक वत्स जी आपका धन्यवाद, विजय कौशिक जी आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया और समझाया गया कि हिंदी का ही विरोध करते रहे और आप हिंदुत्व का भी विरोध करते रहे, कभी आप सनातन को बीमारी बोल देते हैं, कभी आप सनातन का अपमान कर देते हैं, कभी गौमूत्र राज्य बोल देते हैं, आखिर इस पर अंकुश कब लगेगा? ये दोनों तरफ से सवाल है कि भाई इस पर कानून भी बनना चाहिए कि ना हिंदुत्व का मजाक होना चाहिए, ना हिंदी भाषा का मजाक होना चाहिए। और जब भारत जोड़ने की बात की जाती है तो इस तरीके के बयान जो भारत को तोड़ते हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। हमारी तरफ से जय हिंद।